नमस्कार, मैं आकाश त्रिपाठी अंकित स्वामी विवेकानंद विद्यालय बरुआर हरदोई के आधिकारिक यूट्यूब चैनल विवेकानंद क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। एक बार पुनः मैं 10th साइंस चैप्टर 15 पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संकलन के साथ उपस्थित हूं। लेकिन आज का वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके सामने पहला सवाल, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है यहाँ पर शाकाहारी, दूसरा ऑप्शन है मांसाहारी, तीसरा ऑप्शन है सर्वाहारी और चौथा ऑप्शन है अपघटक। तो गाइस, जो हमारा पर्यावरण होते हैं उसके दो घटक होते हैं, पहला जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। जैविक घटक के अंतर्गत जो होते हैं वो जीव जंतु आते हैं और अजैविक घटक के अंतर्गत जो आपके मृत चीज़ें होती हैं, निर्जीव चीज़ें होती हैं, जैसे जल, वायु, नदी, पहाड़, झरने आदि आते हैं। और जो जैविक घटक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, पहला उत्पादक, दूसरा उपभोक्ता, तीसरा अपघटक। और जो उत्पादक पर्यावरण में या वातावरण में पौधे जो होते हैं वो उत्पादक होते हैं, अर्थात सभी जीवों के लिए भोजन प्रदान करने का कार्य करते हैं, इसलिए पेड़ पौधे उत्पादक हैं। और उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। और उसके बाद में आते हैं अपघटक। तो यहाँ पर प्राथमिक उपभोक्ता बताना है आपको किसे कहते हैं। तो जो शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, मांसाहारी द्वितीयक तृतीयक उपभोक्ता होते हैं और जो सर्वाहारी जीव होते हैं वो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। शाकाहारी हो गए फर्स्ट, मांसाहारी हो गए थर्ड और सर्वाहारी हो गए यहाँ पर सेकंड। इसलिए यहाँ पे प्राथमिक उपभोक्ता पूछा गया है। तो जो मांसाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, सॉरी शाकाहारी जो होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है? तो यहाँ पर कौन उत्पादक का कार्य करता है आपको बताना है। तो जैसा कि मैंने आपको भी बताया कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो पर्यावरण में केवल उत्पादक का कार्य करते हैं, पौधे। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर सर्प, दूसरा मेढक, तीसरा ग्रास होपर मतलब टिड्डा। तो ये जो तीनों हैं आपके, ये जो हैं ये उपभोक्ता हैं। और बची घास, यह जो है यहाँ पर उत्पादक है, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु, यहाँ पे ऑक्सीजन छूट गया है, या केवल परमाणु की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन है 1, 2, 3 और 4। जो ओजोन होता है उसका अणुसूत्र होता है वो O3 होता है। इसमें जो परमाणुओं की संख्या हो जाएगी वो आपकी हो जाएगी 3, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसलिए इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं, मतलब O+O+O बराबर O3, तो ओजोन बन जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जलीय पारतंत्र में उत्पादक यहाँ पे होना चाहिए, उत्पादक के रूप में मुख्यतः कौन होता है? तो आपको ध्यान रखना होगा, पारतंत्र का मतलब होता है जैविक घटकों से। यहाँ पर एक प्रकार का जो जैविक वातावरण होता है उसे हम पारतंत्र कहेंगे। तो पारतंत्र 2 प्रकार के हो सकते हैं, पहला जो हो गया कृत्रिम, जिसको मनुष्य ने बनाया है, जैसे एक्वेरियम, मछली घर, खेती करना। और दूसरा होता है प्राकृतिक, जैसे नदी, तालाब, झरने, ये जो है प्राकृतिक पारतंत्र होते हैं। यहाँ पर बात हो रही है जलीय पारतंत्र की। तो जलीय पारतंत्र में जो उत्पादक का कार्य कौन करेगा? तो पहला ऑप्शन है शैवाल, दूसरा घास, तीसरा हरे पौधे और चौथा इनमें से सभी। तो ये घास और हरे पौधे जो है ये स्थल पे पाए जाते हैं, और जो शैवाल होते हैं वो मुख्य रूप से जलीय पौधे होते हैं, जलीय होते हैं और हरे भी होते हैं। तो यहाँ पर जो है जलीय पारतंत्र में शैवाल उत्पादक का कार्य करेंगे, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 5वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में मृतजीवी या अपमार्जक कहलाते हैं। यहाँ पे आपको बताना है
कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में मृतजीवी या अपमार्जक कौन होते हैं। तो पहले आपको ये जानना होगा कि अपमार्जक या मृतजीवी किसे कहते हैं। ऐसे जीव जो सड़ी गली मृत जीवों को का भक्षण करते हैं या खाते हैं, इन्हें हम मृतजीवी या अपमार्जक कहते हैं। मृतजीवी मतलब मरे हुए चीज़ों पर उगने वाले। अगर पौधों की बात करी जाए तो मृतोपजीवी पौधे, ऐसे पौधे जो सड़े गले स्थानों पर उगते हैं, सड़ी गली वस्तुओं पर उगते हैं, उन्हें मृतोपजीवी पौधे कहेंगे। अपमार्जक यहाँ पे है, अपमार्जक का तात्पर्य यहाँ पे है सड़ी गली मृत जीवों के अवशेषों को साफ करने वाले, खाने वाले जीव। तो पहला ऑप्शन है लोमड़ी, दूसरा गिद्ध, तीसरा चील और चौथा इनमें से सभी। तो ये जो तीनों प्राणी हैं ये मृत जीवों के मांस को खाने का कार्य करते हैं, इसलिए ये तीनों मृतोपजीवी हैं या कह सकते हो अपमार्जक हैं, सफाई कर्मचारी हैं। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी भी आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर प्रायः किन से निर्मित होता है। यहाँ पर आपको बताना है कि किसी भी आहार श्रृंखला में जो प्रथम पोषण स्तर होता है वो किससे निर्मित होता है। तो पहला होता है उत्पादक, दूसरा होता है उपभोक्ता और तीसरा होता है अपघटक किसी भी पोषण स्तर में। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे पहले कौन होता है, तो आप सब तो देख सकते हैं सबसे ऊपर क्या है, उत्पादक है। अब शाकाहारी, मांसाहारी, परिमार्जक को अपमार्जक भी बोलते हैं, अर्थात जो सड़ी गली मृत जीवों को खाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा कि जो उत्पादक होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो आपको सबसे ऊपर मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं फिगर में भी। इसलिए जो प्रथम पोषी स्तर में कौन आएंगे, वो उत्पादक आएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं। अब आपको ये बताना है कि उत्पादक जो है भोजन बनाने के लिए कौन सी क्रिया करते हैं। पहला है प्रकाश संश्लेषण, दूसरा है श्वसन, तीसरा है वाष्पोत्सर्जन और चौथा है इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो उत्पादक कौन है, पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। तो पौधे भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण, क्योंकि पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि जो उत्पादक भोजन बनाने के लिए क्या करते हैं, उत्पादक भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने 8वां प्रश्न। ऊर्जा का प्रवाह रिक्त स्थान होता है, जबकि जैव एवं अजैव वातावरण के बीच रिक्त स्थान पथ होता है। यहाँ पे बताना है आपको ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो किस दिशा में होता है। एक दिशा होता है, एक दिशा में होता है, बहुत सी दिशाओं में होता है, ठीक है ना। और दूसरा जैविक और अजैविक वातावरण के बीच पथ जो होता है वो चक्रीय होता है या अचक्रीय होता है। तो ध्यान देना है आपको, जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो हमेशा एक दिशीय होता है, एक दिशा में ही होता है। ऊर्जा का प्रवाह एक दिशा में होता है। और जो जैव और अजैव वातावरण के बीच में पथ होता है, संबंध होता है, वो चक्रीय होता है। इसीलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय तथा जैव और अजैव वातावरण के बीच पथ जो होता है वो चक्रीय पथ होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न है आपके सामने। निम्न में से प्राकृतिक पारतंत्र कौन है। मैंने आपको बताया था कि जो पारतंत्र होते हैं वो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, एक मानव निर्मित या कृत्रिम पारतंत्र, दूसरा प्राकृतिक पारतंत्र। यहाँ पे वन, नदी, मरुस्थल और इनमें से सभी। तो नदी, वन और मरुस्थल ये तीनों जो हैं ये हमने नहीं बनाया है, ये प्रकृति के द्वारा हमें प्राप्त हुए हैं, इसलिए ये तीनों ही प्राकृतिक पारतंत्र हैं, अर्थात इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं। सूर्य की पराबैंगनी किरणें मनुष्य में कौन सी बीमारी उत्पन्न करती हैं। मैंने आपको बताया था कि जो सूर्य होता है, सूर्य की जो किरणें आती हैं उसमें पराबैंगनी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, यूवी रेज जिनको भी बोलते हैं। तो जो ओजोन परत होती है, ओजोन, वो इनसे बचाने का कार्य करती है, इनसे हमें सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। और ये किरणें जब हमारी त्वचा पर पड़ती हैं तो त्वचा कैंसर हो जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ है। तो आपको यहाँ पे बताना है, ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है मलमूत्र, दूसरा मृत शरीर और तीसरा कागज। तो सबसे पहले जानेंगे कि जैव निम्नीकरण पदार्थ होते क्या हैं। देखिए, ऐसे पदार्थ जो आसानी से पर्यावरण में अपघटित हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, उन्हें हम नए जैव निम्नीकृत पदार्थ कहते हैं।
और ऐसे पदार्थ जिनका अपघटन या विघटन पर्यावरण में नहीं होता है, वातावरण में नहीं होता है, उन्हें हम अजैव निम्नीकरण पदार्थ कहते हैं, जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन आदि। और जैव निम्नीकरण मलमूत्र आसानी से जैसे अपघटित हो जाता है, मृत शरीर आसानी से अपघटित हो जाते हैं, और कागज ये भी आसानी से अपघटित हो जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि जो भी है मलमूत्र, शरीर, मरे हुए शरीर, मृत शरीर मतलब, और कागज, ये सब जैव निम्नीकृत पदार्थ हैं। 12वां प्रश्न आज के लिए कि निम्नलिखित में से कौन सा जैव अनिम्नीकृत पदार्थ अपशिष्ट पदार्थ है? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसका विघटन नहीं होता है, अनिम्नीकरणीय है? यहाँ पे प्रश्न को सबसे पहले बहुत ध्यान से पढ़ना है। तो पहला ऑप्शन है कीटनाशक, दूसरा ऑप्शन है सीसा, तीसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम, और चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो कीटनाशक, सीसा और एल्युमिनियम ये तीनों ही अजैव निम्नीकृत पदार्थ हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि कीटनाशक भी जो हैं ये आसानी से विकसित नहीं होते हैं, हमारी मृदा में बने रहते हैं, और सीसा और एल्युमिनियम ये जो दोनों हैं पदार्थ, दोनों धातुएं हैं, ये अपघटित नहीं होती हैं, इसलिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न आज के लिए। आहार श्रृंखलाओं के जाल को क्या कहते हैं? देखिए, जो जीव ही जीव आहार, जीव का भोजन जीव ही है। पर्यावरण में पाए जाने वाले, वातावरण में पाए जाने वाले प्रत्येक जीव एक दूसरे से भोजन के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो ये विभिन्न प्रकार की जीव मिलकर के एक दूसरे पर जो आश्रित रहते हैं, इसे ही हम भोजन के लिए एक दूसरे पर आश्रित रह करके एक कड़ी जैसी बनाती हैं, जिसे हम आहार श्रृंखला या खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ऐसे कह सकते हो, भोजन के माध्यम से जुड़ करके जो जीव श्रृंखला बनाएंगे उसे आहार श्रृंखला कहेंगे, और कई आहार श्रृंखलाओं के समूह को हम खाद्य जाल कहते हैं या आहार जाल कहते हैं। जो कई प्रकार की आहार श्रृंखलाएं मिलेंगी तो एक जाल बनेगा, उसे क्या कहेंगे आपको यही बताना था। पहला है आहार स्तर, दूसरा है ऊर्जा प्रवाह, तीसरा है आहार जाल, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया कि जो कई आहार श्रृंखलाएं मिलकर के आहार जाल बनाती हैं या खाद्य जाल बनाती हैं। आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न आज के लिए। सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण में उपयोग करते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि सौर ऊर्जा है, जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा है, उसके कितने प्रतिशत भाग को पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग में ले आते हैं, यह आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 50%, दूसरा ऑप्शन है 5%, और तीसरा ऑप्शन है 2%, और चौथा ऑप्शन है 1%। तो पौधे जो हैं पौधे केवल 1% ही प्रकाश का प्रयोग, सौर ऊर्जा का प्रयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है 15वां प्रश्न। कचरा प्रबंधन क्या है? पहला ऑप्शन है कचरे को फेंक देना, दूसरा ऑप्शन है कचरे को जमा करना, तीसरा ऑप्शन है कचरे का वैज्ञानिक तरीके से समुचित निपटारा करना, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये ध्यान रखना है, जहाँ पे भी प्रबंधन शब्द जुड़ जाएगा वहाँ पे वैज्ञानिक विधि जुड़ जाती है। जैसे जल प्रबंधन है, तो जल का वैज्ञानिक तरीके से एकत्रीकरण करना, उसको व्यवस्थित करना। उसी तरीके से यहाँ पे कचरा प्रबंधन है, तो मैंने बताया है ना कि जहाँ प्रबंधन शब्द जुड़ेगा वहाँ पे वैज्ञानिक विधि जुड़ जाएगी। तो कचरे का निपटारा करना, लेकिन कैसे करना? वैज्ञानिक तरीके से करना, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं 16वां प्रश्न आज के लिए कि एरोसॉल का ओजोन अपक्षय में कितना प्रतिशत योगदान है? तो ये जो एरोसॉल है ये प्रदूषक है, एक जो है ओजोन परत के क्षय का यह भी कार्य करता है। आपको यहाँ पे बताना कि ओजोन परत का जो क्षय होता है उसके क्षय होने में एरोसॉल का योगदान कितने प्रतिशत है? पहला ऑप्शन है 26%, दूसरा ऑप्शन है 45%, तीसरा ऑप्शन है 12%, और चौथा ऑप्शन है 8%। तो ये जो एरोसॉल है ये 45% ओजोन अपक्षय में योगदान देता है। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है यहाँ पर, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। एरोसॉल कितना हानिकारक पदार्थ है, जितनी ओजोन क्षय होती है उसका 45% केवल
एरोसाल से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आज के लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। देखिए, जब प्रदूषण बढ़ता है तो प्रदूषण से निकलने वाली विभिन्न जो गैसें होती हैं हमारे वायुमंडल में एक परत जैसी बना रहती हैं। तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर जिस मात्रा में आता है वह उसी मात्रा में सूर्य की किरणें या जो तापमान होता है वो वापस नहीं जा पाता है, जिसके कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है। पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है तो गर्मी बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है जिसके कारण ग्लेशियर पिघलने लगते हैं, अनियमित वर्षा होती है या वर्षा नहीं होती है। यह इसी को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, इसी को ही हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन कौन सी गैसें हैं, तो जिसे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जलवाष्प मतलब H2O, मतलब मीना का जलवा, मीना का जलवा, और नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो हैं ये आपकी गैसें जो हैं ये उत्तरदायी हैं आपके ग्लोबल वार्मिंग के लिए। इनको हरित गैसें कहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन में CO2 होना चाहिए था, CO3, ये इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है वो CO2 है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, हमेशा किसी आहार श्रृंखला का प्रारंभ निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है। कोई भी आहार श्रृंखला हो उसका प्रारंभ किसके द्वारा होता है आपको बताना। पहला ऑप्शन है उपभोक्ता से, दूसरा ऑप्शन है उत्पादक से, तीसरा ऑप्शन है प्राथमिक उपभोक्ता से, और चौथा ऑप्शन है सूक्ष्म उपभोक्ता से। तो कोई भी आहार श्रृंखला है, मैंने बताया कि सबसे पहले जो भी शाकाहारी हैं वो भोजन कहाँ से लेंगे, पेड़ पौधों से लेंगे, क्योंकि उत्पादन का कार्य केवल पेड़ पौधे ही करते हैं। इसीलिए किसी भी खाद्य श्रृंखला का प्रारंभ कहाँ से होगा, उपभोक्ता से होगा, अर्थात पौधों से होगा। इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कीटनाशी जो कीटनाशक पदार्थ होते हैं वो कैसे पहुंचते हैं। जल से, वातावरण से, अनेक पोषी स्तरों से, और इनमें से कोई नहीं। तो जल से सिर्फ तो नहीं पहुंचते ना, हम पेड़ पौधों पर छिड़काव करते हैं, अनाज हैं वो उस अनाज के माध्यम से भी हमारे अंदर पहुंचते हैं, जल के माध्यम से भी हमारे अंदर पहुंचते हैं, विभिन्न खाद्य पदार्थ हैं उनके माध्यम से भी हमारे अंदर पहुंचते हैं। तो इसीलिए अनेक पोषी स्तरों से पहुंचते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, 20वां प्रश्न है आपके लिए, कौन से पदार्थ का अपघटन पर्यावरण में नहीं हो सकता। अर्थात यहां पे आपको बताना है अजैव निम्नीकृत पदार्थ कौन है, अजैव निम्नीकृत पदार्थ कौन सा है। यहां पर पहला ऑप्शन है प्लास्टिक, दूसरा सूखे पत्ते, तीसरा मृत जीव, और चौथा भोजन। तो प्लास्टिक बिल्कुल अपघटित नहीं होती है, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, अजैव अवयव के अंतर्गत कौन आता है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारा पर्यावरण होता है उसके दो घटक होते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। अजैविक घटक के अंतर्गत जो भी भौतिक वातावरण होता है, जैसे नदी, पहाड़, झरने है, और जो पोषण प्रदान करने वाली वस्तुएं अर्थात खाद्य सामग्री है, और जलवायु, ये सब अजैविक वातावरण के अंतर्गत आते हैं, अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, निम्न में कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र कौन है। कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र कौन है। पारिस्थितिकी, जो पारिस्थितिक तंत्र होता है इसको हम कहते हैं इकोसिस्टम। और जो पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग था वो टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था। और कृत्रिम पारिस्थितिकी मैंने बताया कि जो मनुष्य ने जिनका निर्माण किया हो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के अंतर्गत आएंगे, और जो प्राकृतिक है उसके अंतर्गत जिनको हमने नहीं बनाया हो, नदी, पहाड़, झरने, समुद्र, तालाब जो भी है। यहाँ पे है फुलवारी हमने लगाई है, पार्क मनुष्य ने बनाया है, जल जीवशाला, एक्वेरियम, वाटर पार्क्स मनुष्य ने बनाए हैं, अर्थात इसमें से सभी, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि कृत्रिम पारितंत्र के अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे। अगला प्रश्न है,
अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है? यहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार क्यों दिया जाता है आपको बताना है। पहला ऑप्शन है जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, दूसरा उत्पादन के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, और तीसरा उपभोक्ता के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जो अमृता देवी पुरस्कार होता है, जब जीव संरक्षण के क्षेत्र में कोई उत्कृष्ट कार्य करता है तो उसे अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार दिया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज के लिए अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? पहला ऑप्शन है घास, गेहूं तथा आम। तो ये सभी पौधे हैं, सब उत्पादक हैं, तो ये बिल्कुल गलत। दूसरा घास, बकरी, मानव। तीसरा बकरी, घास तथा हाथी। चौथा घास, मछली तथा बकरी। ये दोनों गलत हैं। घास जो है पौधे हैं, जिसको बकरी खाती है तो प्राथमिक उपभोक्ता हो गई, और बकरी को जो है मनुष्य खा लेता है, अर्थात ये सर्वाहारी हो गया, तो ये यहाँ पे द्वितीयक उपभोक्ता है, लेकिन इस श्रृंखला में केवल यह सर्वोच्च उपभोक्ता हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मान लीजिए पौधे को टिड्डे ने खाया, मान लीजिए टिड्डे, और टिड्डे को मेढक ने खाया, और मेढक को सांप ने खाया। तो पौधे हो गए उत्पादक, टिड्डे हो गए प्राथमिक उपभोक्ता, मेढक हो गया द्वितीयक उपभोक्ता, सांप हो गया तृतीयक उपभोक्ता, लेकिन इस श्रेणी में सबसे बड़ा है, इसलिए यहाँ पे हो गया सर्वोच्च उपभोक्ता। और ये जब सभी सड़ेंगे, मरेंगे, तो इनको कौन सड़ाने का कार्य करेगा? जो सड़ाएंगे उन्हें कहेंगे अपघटक, अर्थात जो सूक्ष्म जीव हैं। तो इसी तरीके से दूसरा देख सकते हैं आप, जैसे पौधे के बाद में आएगा आपका मेढक, और मेढक को खाया सांप ने, और सांप को मोर ने। तो यहाँ पे मोर सर्वोच्च उपभोक्ता हो जाएगा। पौधे उत्पादक हैं, मेढक प्राथमिक उपभोक्ता है, और सांप द्वितीयक उपभोक्ता है, और यहाँ पे मोर तृतीयक उपभोक्ता है। आपको ध्यान रखना है कि प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है, वो जो सीधे पेड़ पौधों से भोजन प्राप्त करे, उसे हम प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। आज के लिए इतना ही। पर्यावरण चैप्टर में इतने ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जिनका संकलन था। इस तरीके से आपकी पूरी जीव विज्ञान हमने कवर करा दी। जो जीव विज्ञान के जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे ये हमने कवर करा दिए हैं। लेकिन अगर ये वीडियो आपको आपकी परीक्षा के लिए उपयोगी लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। इस वीडियो से आपके मित्र भी लाभान्वित हो सकें, इसीलिए उन्हें शेयर जरूर करें। और अगर यह आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ने के लिए तथा नोटिफिकेशन व्हाट्सएप के माध्यम से ही प्राप्त करने के लिए 9621727242 पर जो है आप मैसेज करें और मुझसे वहाँ पे जुड़ें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एक जानकारी दे दूं कि आप कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं कि पहले भौतिक विज्ञान कवर कराई जाए या रसायन विज्ञान। धन्यवाद, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा।